नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष सेमेस्टर 4 की कक्षा चंद्रगहना से लौटती बेर और मांझी ना बजाओ बंसी कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहले हम थोड़ा सा केदारनाथ अग्रवाल के परिचय के बारे में जानेंगे। तो केदारनाथ अग्रवाल यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये किस काल के कवि हैं और आधुनिक काल में ये कविताएं हैं। और इस कविता का मुख्य उद्देश्य ये जो हैं राजनीतिक चेतना, ऐतिहासिक, मार्क्सवादी और जनजीवन के प्रति प्रकृति प्रेमी रहे हैं। और इनका जन्म बांदा जिले के बबेरू गांव यानी क्षेत्र है कमासिन गांव और जन्म हुआ 1 अप्रैल 1911, मृत्यु हुआ है 22 जून 2000 ईस्वी में। माँ का नाम इनका घसीटो, पिता का नाम श्री हनुमान प्रसाद। शिक्षा इन्होंने 1927 में बीए की कानून की पढ़ाई की। उसके बाद 1938 में लॉ की डिग्री लेकर बांदा लौट गए और वकालत अपना शुरू कर दिए। फिर ये इनका विवाह बहुत ही बाल्यावस्था में 7वीं कक्षा में थे तभी हो गई थी। उसके बाद विदेशी साहित्य का भी इन्होंने अध्ययन किया। इनके पिता एक कवि थे और काव्य गोष्ठियाँ इनके घर पर हमेशा हुआ करती थी, जिसके कारण इनके मन में भी काव्य गोष्ठी के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि जगी और इन्होंने उसमें हमेशा भाग लेने का प्रयास किया और भाग लिया भी। इनकी रचनाएं हैं युग की गंगा 1947 में, नींद के बादल, गुल मेहंदी, फूल नहीं रंग बोलते हैं जो 1946 में परिमल में प्रकाशित हुई। इनका लोक आलोक इत्यादि और भी कई रचनाएं हैं। उपन्यास है इनकी पत्तियां। अब हम लोग दूसरी बात ये जानेंगे कि इनकी कौन कौन सी कविता है। इनके भाषा के प्रति इन्होंने जो है ब्रज भाषा उस समय में प्रचलन में तो आदिकाल से ही रहा, लेकिन इनके कविताओं में भी बहुत देखने को मिलते हैं। तो इनकी एक कविता है माझी ना बजाओ बंसी। इसके बाद हम लोग चंद्रगहना से लौटती बेर की तरफ चलेंगे। तो माझी ना बजाओ बंसी ये कविता है इनकी। तो कविता हम लोग देखते हैं और इसका भावार्थ जानते हैं। ये कहते हैं, माझी ना बजाओ बंसी मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता। माझी ना बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता, तृण का निवास जैसे बन बन टूटता। माझी ना बजाओ बंसी मेरा तन झूमता, मेरा तन झूमता, तेरा तन झूमता है, तेरा तन मेरा तन एक बन झूमता। माझी ना बजाओ बंसी मेरा मन डोलता। तो हम लोग देख रहे हैं माझी कहा जाता है पतवार को। माझी यानी पतवार। नाव खेवने वाली एक जाति। दूसरे अर्थ में हम ईश्वर को भी ले सकते हैं। तो यहाँ ये अनुरोध किया जा रहा है कि तुम जो है केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि उससे नाव खेवने वाली एक जाति है उससे कि तुम ये बंसी मत बजाओ, क्योंकि बंसी बजाने से मेरा मन डोलता है। और मन डोलने के बाद क्या होता है, मन कैसे डोल रहा है, जैसे पानी पर जो है जहाज स्थिर नहीं होता वो डोलते रहता है, ऐसा मन। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये प्रण पर बात आती है, यहाँ प्रण कहा गया है किसको, प्रतिज्ञा को। प्रण यहाँ प्रतिज्ञा को कहा गया। तो ये मन में एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब हम अपने मन को डोलने
नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही मन डोलने लगता है इनका, तो ये कहते हैं कि मेरा प्रण टूट जाता है, तुम बंसी मत बजाओ। लेकिन फिर भी बंसी बज रही है। तब ये कहते हैं कि प्रण कैसे टूटता है, तो जैसे कि तिरिन टूट रहा है। तिरिन किसका कहता है? घास फूस का बना हुआ जो है घास फूस होता है वैसे। फिर दूसरे में है तिरिन का निवास जैसे बन बन टूटता। तो तिरिन जो है यहाँ निवास स्थान यानी कि झोपड़ी, झोपड़ी का बना हुआ घर जो कुटिया कहा जाता है। तो उसमें निवास करते हैं। तो वो एक एक करके तिनका टूटते हुए जो है गिरने लगता है। वैसे प्रतिज्ञा बार बार टूट जाता है इनका। और ये कहते हैं कि माझी ना बजाओ बंसी, मेरा मन और मेरा तन दोनों टूट रहा है, मन टूट रहा है। और दूसरे में कहते हैं कि प्रण भी, प्रतिज्ञा बार बार मैंने हजारों बार लिया, वो भी टूट गया। फिर ये प्रार्थना करते हैं, माझी ना बजाओ बंसी, मेरा तन झूमता। तो यहाँ तक तो ठीक था कि प्रतिज्ञा भी टूट रही थी, मन भी जा रहा था। लेकिन अब जब क्या बात हुआ कि शरीर भी इनका हिलने लगा है, तब ये कहते हैं कि मेरा शरीर ऐसे झूम रहा है जैसे तेरा तन झूमता, मेरा मन झूमता। तो लोग इससे उपहास भी उड़ाएंगे, इसीलिए इस बंसी को बजाना बंद कर दो। तेरा तन मेरा तन एक बन झूमता, ऐसा लगता है जैसे सब एक साथ झूमने लगे हैं। तो ये इसके लिए मना किए हैं। दूसरे ये इनके बारे में हम ये जानेंगे कि ये प्रकृति प्रेमी तो थे ही। प्रकृति प्रेमी के बाद ये जो हैं प्रकृति प्रेमी रहने के कारण इनका जो है विश्वास था, प्रकृति से बहुत लगाव रहता था। ये जब जाते थे नदी किनारे, तब वहाँ भी ये कविताएं लिखने लगते थे। नदी को देख करके इनकी पत्नी, हे मेरी तुम, इन्होंने लिखा है। तब उस समय क्या कि ये पत्नी को खड़ा कर देते हैं एक बीच पर और वहीं से कविता लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये इनके मन मस्तिष्क में रचा बसा कविता का भाव है। और मन मस्तिष्क में हमेशा ये बिठा कर रखते थे कविता रचना के लिए। और किसी अनायास किसी भी चीज़ों को खड़े कर देते थे और वहीं से कविता इनकी शुरू हो जाती थी। तो अब हम आते हैं चंद्रगहना से लौटती बेर कविता, जो केदारनाथ अग्रवाल की है। और ये कविता भी इनका जो है प्रकृति चित्रण से रिलेटेड है। तो प्रकृति चित्रण में इन्होंने, हम देख रहे हैं कि ये चंद्रगहना एक स्थान का नाम है जहाँ ये जाते हैं। शहर और ग्रामीण इलाका दोनों के बीच भेद है। शहर में हम लोग रहते हैं और शहरीकरण उस समय की परंपरा रही थी और आज भी है। लेकिन इन्होंने कब कविताएं लिखा, और आज भी वही समय है और समय में और जो है विकास हुआ है। तो हम देखते हैं जल की समस्या, वन की समस्या, हमारे सामने ग्लोबलाइजेशन हुआ समस्या, भूमंडलीकरण की समस्या आ गई है। तो हम कैसे इसमें वातावरण को, गर्म वातावरण को कैसे ठंडा करें, वो भी इस कविता के माध्यम से हम सोच सकते हैं। तो ये एक बार चंद्रगहना नामक स्थान पर गए थे। वहाँ की खेत इतनी सुंदर थी, ठंड का समय था, कविता के मुताबिक पता चल रहा है। और उस समय इन्हें प्रकृति ने ऐसा इनको अपने अंदर समाहित किया कि वहीं मेर पर बैठ के कविताएं लिखे। और उसका और शहर का दोनों का मूल्यांकन आप इसमें कर सकते हैं। तो कविता है, देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेर पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। तो आप देख रहे हैं कि देख आया चंद्रगहना, चंद्रगहना का जो दृश्य है और वो जो समय है, वहाँ मैं इस दृश्य में देख करके आज भी ये उस दृश्य को भूल नहीं पाए हैं। और ये कहते हैं कि मेर पर इस खेत की बैठा अकेला। मेर कहा जाता है एक खेत में एक बित्ते का आधे जमीन दोनों किनारे के व्यक्ति छोड़ते हैं और उस पर पगडंडी जिस पर हम लोग चलते हैं, उस मेर पर बैठ करके खेत में ये अकेले एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना जो होता है वह नाटा होता है। तो कहा यह ठिगना चना है बांधे मुरैठे शीश पर, और उसका जो है शीश पर पेड़ में फूल उगाया है। तो शीश पर बांधे मुरैठा लिए हुए है, कैसा, तो छोटे गुलाबी रंग का, पिंक कलर का वो फूल है और सजकर खड़ा है। यहाँ मानवीकरण अलंकार है
क्योंकि जड़ वस्तुओं से जब मानव की तुलना किया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रकृति चित्रण को मनुष्य से जोड़ लिया गया है, क्योंकि ये जो है यह दूल्हा का काम कर रहा है। कौन? तो यह चना, ठिगना, चना। ठिगना मतलब नाटा और चना का पेड़ है जो मानव रूप में है, यानी मानव रूप में दूल्हा बना हुआ है। और सर पर क्या है? पगड़ी बांधे हुए है। पगड़ी किसका है? तो गुलाबी रंग का, ये गुलाबी रंग का पगड़ी है और ये माथे पर बांधे हुए है। पास ही मिलकर उगी है, यानी वो सजा है, दूल्हा सजकर खड़ा है पगड़ी बांध करके और दुल्हन की तलाश है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली और देह की पतली। तो यह पतली दुबली लड़की के रूप में यहाँ दुल्हन है और वह कौन है? अलसी। अलसी जो शरीर से पतली हटीली यहाँ क्या है? विशेषण है। तो देह की पतली, कमर की है लचीली, कमर भी उसकी बहुत पतली है और लचीली है। फिर कहा है नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और इसकी जो है पतली रहती है लेकिन इसका फूल कैसा है? नीला है। और वह सिर पर चढ़ाकर कह रही हो जो छुए यह, और यह कह रही है, वो जानती है कि दूल्हा जो है वह नाटा है और यहाँ जो है यह बहुत लंबी है, वो छू नहीं पाएगा। लेकिन ये कह रही है कि अगर छू दिया, कह रही है जो छुए यह दो हृदय का दान उसको, मैं उसको ही अपनी बरमाला पहनाऊंगी। फिर यहाँ सरसों, सरसों के बारे में फिर कहा जा रहा है कि और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, यानी सरसों भी स्वयंवर में खड़ी है, वो भी बरमाला लिए और कह रहे हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, और हाथ में मेहंदी लगाकर वो भी ब्याह मंडप में पधारी है। तो फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे फाग यानी फागुन का महीना आ गया है और फागुन में फगुनहट की गीतें हो रही हैं चारों तरफ, और यह फागुन का महीना आ गया है आज, जैसे देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है। तो इस स्वयंवर में जो है दूल्हा के रूप में चना आया है, ये हटीली अलसी आई है और जो है सरसों भी साथ में खड़ा है, हाथ पीले करके वो भी उपस्थित है और कहता है जो हाथ छुएगा वो उसको मैं अपने हृदय का दान दूंगा, यानी उसको बरमाला पहनाऊंगी। तो ये कह रही है अलसी। तो यहाँ प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा, और ऐसे में चारों तरफ से प्रकृति अनुराग, यानी जिस तरह लोग खड़े होते हैं बधाइयाँ देने के लिए और वहाँ गाजे बाजे के साथ, उसी तरह सभी प्रकृति अपना हवा के वेश में हिल डोल रहे हैं। इस विजन में, यानी ऐसे समय में दूर व्यापारिक नगर से, व्यापार करने के लिए एक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कहते हैं कि ऐसा नहीं है गांव की ही भूमि उपजाऊ है, शहर की भूमि भी बहुत उपजाऊ है। और पैरों के तले हैं एक पोखर उठ रही इसमें लहरियाँ। कहते हैं कि वहाँ भी, यहाँ भी जो है पोखर है, उधर भी है और उसमें क्या लहरें उठ रहे हैं। फिर कहा नील तल में जो अभी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियाँ। नीले तो उस पोखर के नीचे जमीन पर ऐसा पेड़ उगा हुआ है जो पेड़ नीचे से नीले रंग का दिख रहा है, जिसके कारण जल भी ऊपर में नीला हमें दिख रहे हैं। ले रही वह भी लहरियाँ, और वह भी लहरियाँ ले रहे हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, और उसमें एक खंभे जैसा है जो वह पूरा गोलाकार है और वह आंख की है चकमकाता, और इतनी प्रकाश है कि आंख उस पर टिक नहीं रहे हैं, चकमक चकमक कर रहा है। कई पत्थर किनारे, और उस किनारे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, पी रहे हैं चुपचाप पानी। और यहाँ जल की कमी के बारे में बताया गया है कि वो पत्थर ऐसे जल में, जल बहुत है लेकिन रखा गया तो जल सामान्य हो गया कि दिख रहा पत्थर ही है, जल का पता ही नहीं है। पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। कह रहे हैं कि उतने देर से पानी में जो पत्थर है लेकिन प्यास इसका कब बुझेगा पता ही नहीं चल रहा है, और प्यासे ही हैं कब से। चुप रहा, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप रहा बगुला डुबास टांग जल में। और वहीं चुपचाप बगुला जो है एक ध्यान मुद्रा में, ऋषि के तरह, जैसे विश्वामित्र ध्यान मुद्रा में रहते थे वैसे ही ध्यान लगाए हुए हैं। और जैसे ही उनका ध्यान जैसे विश्वामित्र का टूटता है उर्वशी को देखकर, उसी तरह इनको टांग जल में, मीन यानी
मछली। तो मछली को देख देख करके विश्वामित्र की भांति इसका भी ध्यान टूट जाता है और यह चंचल होकर ध्यान नहीं दे रहा, तुरंत त्यागता है और चट दबाकर और जल में अपना चोंच दबाकर मछली को झट से ले लेता है और नीचे गले के डालता है और झट उसके चोंच से उसके पेट में चला जाता है। फिर अगले पंक्ति में है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, एक चिड़िया है जिसका माथा काला है, तो श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, और वह उजले पंखों के झपाटे मारकर तुरंत टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, और वह झट से जल के हृदय पर टूट पड़ती। वो ये जो है एक चिड़िया काली चतुर है और वह चुपचाप ऊपर बैठी हुई, लेकिन वह झपट्टा मार करके जल से क्या निकाल लेती है, तो चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और वह झट से हृदय से चोंच में पीली करके वो दबा करके वहाँ से दूर गगन में उड़ जाती है। और यहीं पर एक और है, और यहीं से भूमि ऊंची है, जहाँ ऊपर भूमि है वहाँ उड़ जाती है। फिर कहते हैं कभी कि रेल की पटरी गई है, और यहीं पास में वहीं बैठे हैं तो रेल की एक पटरी गई है और ये कह रहे हैं ट्रेन का टाइम नहीं है, अभी ट्रेन पर बैठने का मेरे पास कोई समय नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। वो कभी जो है बिल्कुल एकदम किसी रूप में अलग नहीं है, खुद स्वच्छंद मतलब खुद अपने विचार से वहाँ बैठे, उनको बहुत मन लग रहा है, जाना नहीं है। वो कहते हैं मुझे ट्रेन से कहीं जाना नहीं है, मैं यहीं खेत पर बैठा रहा हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, चित्रकूट जो है एक स्थान है, वहाँ की अनगढ़ चौड़ी जगह पर वह शांत वातावरण में चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये उनकी कविता है प्रकृति चित्रण का, इसका थोड़ा सा अंश है जो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर अगली कविता के साथ इसको कहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।